तो अब हम लोग अतीत में दबे पांव इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में दो स्थान पर खुदाई का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। जो दो शहर खुदाई में प्राप्त हुए एट प्रेजेंट ये दोनों जो है पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान देश में स्थित हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। तो ये जो दोनों शहर हैं, ये जो दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों इस समय पाकिस्तान में स्थित हैं। तो खुदाई के समय में इसकी खोज की गई। सिंधु नगर के सटे बसे होने के कारण सिंधु सभ्यता के रूप में जाना गया। तो एक शहर, सुनियोजित शहर मिला जिसका नाम मोहनजोदड़ो, और एक सुनियोजित शहर मिला जिसका नाम है हड़प्पा। तो आइए हम इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। आज भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन के ही नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे पुराने और सुनियोजित शहर हैं। बताते हैं, ओम थानवी जी हमें बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यह तो खुदाई में प्राप्त हुई। जब भारत अखंड था, जब भारत में बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय की बात है। उससे भी बहुत प्राचीन समय की बात है, 20वीं शताब्दी के भी पहले की बात है। कहते उस समय जो है ये दोनों शहर प्राप्त हुए। और आज के डेट में भी अगर देखा जाए तो सबसे सुनियोजित और सबसे जो है अच्छे शहरों में इनकी गणना की जाती है। सबसे पुराने शहर है और सबसे सुनियोजित, यानी योजनाबद्ध ढंग तरीके से जिस शहर का निर्माण हुआ हो उसे हम कहते हैं सुनियोजित। तो ये दोनों शहर यानी मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसे होने के कारण, जिस सिंध प्रांत में है स्थित है, जिसका नाम मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में जो पंजाब का जो हिस्सा है उस स्थान पर हड़प्पा के रूप में जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी विकसित बाद के कालों में, विकसित काल में सिंधु घाटी सभ्यता के परिवर्तित अर्थात परिपक्व दौर के नगर हैं। बताते हैं कि जब सिंधु घाटी जब विकसित थी, यहाँ सिंधु नदी के पास यह स्थित होने के कारण बाद के कालों में जो बाद के अन्य कई जो नगर विकसित हुए, उन नगरों में इसकी जो विशेषता है वह अलग ही है। यह परिपक्व दौर के यानी समृद्ध दौर के, जब लोग वास्तुकला में निपुण हो चुके थे और सभ्यता संस्कृति के विषय में जान चुके थे, धातुओं का उनको ज्ञान हो गया था, उस समय परिपक्व दौर में इस शहर का जो है निर्माण हुआ होगा। खुदाई में और भी अनेक शहर मिले। ऐसा नहीं है कि खुदाई जब पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई, ऐसा नहीं है कि मात्र यही दो शहर में, और भी शहर मिले थे। लेकिन मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल ताम्रकाल के शहरों में सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट भी है। लेकिन बताते हैं कि इनकी विशेषता इसलिए है कि उस समय लोगों को, जो ताम्रकाल का जो समय टाइम पीरियड है, जो ताम्रकाल का यानी जिस समय लोगों को तांबे के धातु का उपयोग करना लोगों ने सीख लिया था, तो उस ताम्रकाल में और जो शहर या नगर जो मिले और जो इन दोनों शहरों में अगर तुलना की जाए तो यह जो है सबसे सुनियोजित और प्राचीन है, और सबसे उत्कृष्ट भी। प्राचीन है, सुनियोजित और साथ साथ उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी और भी जो खुदाई में प्राप्त शहर मिले उन शहरों से सबसे उत्कृष्ट शहर इनको माना जाता है। व्यापक खुदाई भी यहीं से संभव हुई। माना जाता है कि जो अगर कहा जाए एक जो खुदाई का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को एक नया आयाम या अच्छा रूप प्राप्त हुआ तो यहीं से प्राप्त हुआ। व्यापक रूप से खुदाई का कार्यक्रम जो है वो मोहनजोदड़ो से ही प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बहुत सी चीजें मिली, खुदाई के दौरान बहुत सी चीजें मिली जो उनकी समृद्धि का, जो उनकी परिपक्वता का, जो उनके एक नियोजित शहर होने का पूर्णता प्रमाण या साक्ष्य में प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप
बड़ी संख्या में सड़कें, इमारतें, मुहरें, पहले के समय रुपया नहीं चलता था, मुहरें चलती, मुहरें, धातु पत्थर की मूर्तियां, तरह तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चाक पर बने चित्रित भांडे, यानी मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए उसमें बहुत तरीके से चित्रकारी की गई है। साजो सामान मतलब खेल के खिलौने इत्यादि अनगिनत सामान, मूर्तियों के अतिरिक्त कई अन्य सामान भी प्राप्त हुए हैं। साजो सामान तथा खिलौने मिले हैं, यानी खुदाई जब हुई, खुदाई में कई ऐसे चीजें मिली जिन चीजों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो मोहनजोदड़ो और यह हड़प्पा का जो शहर है यह सुनियोजित है, यह उत्कृष्ट कोटि का शहर नगर है और जो है इसमें इसको सर्वोत्कृष्ट की संज्ञा देने में किसी प्रकार का जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। वाकई में ये सारी विशेषता इसके अंदर है। तो इस प्रकार सभ्यता का अध्ययन भी इन्हीं अवशेषों के कारण संभव हो पाया। बताते हैं कि ओम थानवी जी हमें बताते हैं कि यही से सभ्यता का वास्तविक रूप से अध्ययन संभव हो पाया कि लोग इन सब चीजों से अवेयर थे, जानकार थे। इन जो अवशेष प्राप्त हुए, जब खुदाई के दौरान जब खुदाई हुई तो बहुत सी चीजों का जो अवशेष मिला, उन अवशेषों के आधार पर यह निर्णय निकाला जा सका कि यहाँ यह जो है बहुत ही विकसित सभ्यता थी और सभ्यता का लोगों को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके विषय में अध्ययन खुदाई के आधार पर किया जा सका। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के अधिकतर प्रमाण रेल लाइन बिछने के दौरान विकास के भेद छड़ गए। बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो के विषय में तो बहुत कुछ साक्ष्य मिले, बहुत प्रमाण मिले, लेकिन हड़प्पा भी इससे कम नहीं था। लेकिन चूंकि दिन प्रतिदिन विकास होता रहा, रेल लाइनें बनती रही, सड़कों का निर्माण होता गया, उसी दौरान रेल लाइन बनने के दौरान हड़प्पा का जो स्थान है, हड़प्पा में समुचित रूप से खुदाई नहीं हो पाई और चूंकि वहाँ रेल लाइन बिछ चुकी थी, इसलिए उसके विषय में, हड़प्पा के विषय में बहुत ज्यादा जो है अध्ययन नहीं हो पाया। अन्यथा उसके विषय में भी अध्ययन होता तो बहुत कुछ चीजें जो है हम स्पष्ट रूप से जान पाते। लेकिन फिर भी जो भी चीजें मिली हैं वो अपने आप में स्पष्ट हैं, प्रमाणित करती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है कि ये सारी चीजें वहां पर प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में यह धारणा है कि अपने दौर में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा होगा। बताते हैं कि जब वो मोहनजोदड़ो के विषय में कहा जाता है कि और भी जो नगर, और भी जो शहर, जैसे हड़प्पा बताया, और भी जो शहर मिले होंगे, तो उसमें जो है यह जो था सबसे परिपक्व था, सबसे सुनियोजित था, सबसे समृद्ध और सबसे उत्कृष्ट नगर था। और चूंकि और अन्य के उतने प्रमाण भी नहीं मिले हैं, और जो हड़प्पा जो वो भी एक अच्छे रूप में, विकसित रूप में पाया जाता है, लेकिन उसके कई साक्ष्य जो है रेल लाइन बिछने के दौरान मिट गए, तो उनके विषय में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। लेकिन जो मोहनजोदड़ो के विषय में वो कहा जाता है, जो भी अवशेष मिले, उन अवशेषों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि निश्चित रूप से जो भी साजो सामान, जो भी स्थिति, जो भी व्यवस्था मिली, उनके आधार पर यह अटकलें लगाई गई कि यह जो निश्चित रूप से यह सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए सिंधु सभ्यता, तो सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख केंद्र रहा होगा। जैसे क्या होता है प्रमुख केंद्र, मतलब जैसे एज ए राजधानी जो सेंटर में होता है, मतलब भौगोलिक दृष्टि से नहीं, जिसमें विकास अपनी चरमतम सीमा होता है, तो उसको केंद्र में बना करके उसको राजधानी घोषित की जाती। तो उसी तरह से लोगों ने अटकलें लगाया कि यहाँ पे ये सारी चीजें मिली हैं, तो इसके आधार पर हो सकता है उस समय यह एज ए राजधानी के रूप में बना गया, या जो है यह केंद्र रहा हो उस समय का, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर जो है, इसकी विशेषता के विषय, मोहनजोदड़ो की विशेषता के विषय में बताया जाता है कि यह शहर जो है, मोहनजोदड़ो जो शहर है, यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका एरिया, क्षेत्रफल जो है, उसको बताते हैं कि यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आबादी कोई 85,000 के लगभग थी। आबादी भी कुछ कम नहीं थी। एक तो बता दिया भौगोलिक जो स्थिति बता दिया कि जो हेक्टेयर में मापा जाए तो 200 हेक्टेयर के करीब मोहनजोदड़ो का स्थान था। और दूसरी बात क्षेत्रफल था। दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो आबादी जो थी, जनसंख्या जो थी, वह 85,000 के लगभग थी। तो यह भी अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी।
स्पष्ट है 5000 साल पहले, आज की बात नहीं, 5000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। तो लेखक बताते हैं कि अगर आज के दौर में, यह 5000 साल पहले की बात है, तो आज के दौर में जो महानगर जिसमें कहा जाता है, महानगर में रहने वालों की संख्या तादाद ज्यादा होती है, तो ऐसे संदर्भ में अगर आज के 5000 साल पहले की बात है तो निसंदेह है ये आज का जो महानगर है उस महानगर की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को भी क्रॉस करने की क्षमता मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है उसके आधार पर किया जा सकता है कि आज के महानगर में जितने लोग निवास करते हैं उससे कहीं ज्यादा उस समय मोहनजोदड़ो में लोग निवास करते थे या वहां की जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मैदानी संस्कृति थी, क्योंकि सिंधु नदी बहती थी, मैदान था, खलिहान था, तो खेती बाड़ी इत्यादि होती रहती थी, तो उसको सिंधु सभ्यता को मैदानी संस्कृति के रूप में जाना जाता है। लेकिन सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी प्रवाहित है और वहां पर बसी हुई जो नगर है उसको मैदानी संस्कृति के रूप में लोग जानते हैं। मैदान है, फ्लैट सैंपल एरिया है, लेकिन पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। लेकिन जहां मोहनजोदड़ो की बात की जाती है, मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है, मोहनजोदड़ो का जो अलग कर बताया गया है उसका अर्थ ये होता है क्या, मुर्दों का टीला। चूंकि बताता है सिंधु नदी के किनारे जो सिंधु घाटी थी वह समतल संस्कृति, समतल मैदानी भाग के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो जो है वह जो है कई टीलों के ऊपर, छोटे छोटे कई टीलों के ऊपर जो है पूरा नगर जो है वह पूरा नगर बसा हुआ है। तो लेकिन पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। फ्लैट एरिया, फ्लैट के ऊपर छोटे छोटे टीले, मतलब जो मिट्टी के द्वारा बनाई या जो भी प्रकृति द्वारा उसका निर्माण हुआ होगा। लेकिन पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवकृत थे। यह भी लेखक स्पष्ट करते हैं कि जो भी टीले बनाए गए, जैसे सपोज मान लीजिए यह आपका जो है समतल एरिया है, ठीक है, यह आपका समतल है, तो ये जो छोटे छोटे टीले इसी पे शहर जो पूरा नगर जो था वो बसा हुआ था। तो मतलब कि फ्लैट एरिया से थोड़ा सा ऊंचा, इसको थोड़ा ऊंचा उठाने के पीछे भी कुछ कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन चूंकि हम सिंधु नदी के किनारे बसा शहर था तो यहाँ पे ये इसको मैदानी संस्कृति कहते हैं, और यह जो है इसको क्या कहते हैं, मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो जो पूरा शहर है इसको मुर्दों का टीला। तो इस प्रकार एक टीले ने कई टीले, वहां पर मोहनजोदड़ो में कई टीले ऐसे आबाद हैं। ये टीले प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवकृत है। यह भी बताया कि यह प्रकृति निर्मित नहीं है बल्कि मानवकृत है, मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को थोड़ा ऊंचा उठाया गया। बताते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है तो इसमें कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया, पक्की ईंटों, कच्ची ईंट मतलब कि मिट्टी के बने हुए जो भी ईंट है, और पक्की मतलब उसको सुखा करके, यानी जो पका करके बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की ईंटों का निर्माण इस भूमि के समतल जो स्थान है इसको थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए, यानी टीला बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ताकि यह यदि सिंधु का पानी पसर कर बाहर आ जाए तो इससे बचा जा सके। हमने बताया इसको ऊंचा करने का, इस प्रकार जो टीला बनाने के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट ये था कि चूंकि नदी के किनारे बसा शहर था, कब नदी में उफान आ जाए, कब पूरा शहर नगर जो है बह करके जो है समाप्त हो जाए, इससे अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने बचाव के लिए वहां के लोगों ने क्या किया था, वह मिट्टी से जोड़ करके इसको थोड़ा स्थान को ऊंचा बना करके अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका निर्माण किया गया था। तो पानी ना पसरे, पानी ना फैले, अपनी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए इन्होंने टीलों का निर्माण किया। वहां उस समय के लोगों ने टीलों का निर्माण किया था। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि आप आज भी, विशेषता के विषय में बताते हैं कि अगर आप आज भी उस स्थान पर जाएं, अगर आप कभी आपको समय मिले या कभी आपको उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो, वाकई में अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं, किसी कारण कैसे भी आप वहां पहुंच सकते हैं, तो आज भी आप जा करके वहां के सौंदर्य को देख सकते हैं।
इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में घूम फिर सकते हैं। आज भी आप वहां जाकर के आनंद उठा सकते। कहने का अभिप्राय यह है, ऐसा नहीं है कि तब बना था 5000 साल पहले बना तो आज उसका जो सौंदर्य है वो मिट चुका, ऐसा नहीं है। आज भी उसका सौंदर्य अभी भी बरकरार है। यह यहाँ की सभ्यता और संस्कृति समान भले ही अजायब घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन शहर जहाँ था अब भी वहां है। बताते हैं कि जब खुदाई हुई, खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए, साजो सामान प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, खिलौने प्राप्त हुए, जो भी महत्वपूर्ण चीजें खुदाई के दौरान मिले, वो सारी चीजों को अजायब घर यानी संग्रहालय में रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये सारी चीजें आपको वहां नहीं मिलेगी। अभी भी वह शहर जो है वह आपको वहीं तब भी था और आज भी आपको शहर वह वहीं मिलेगा। अगर आप कभी चाहें तो वहां पे पर्यटन कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता मतलब रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब अभी भी दीवारों में इतनी मजबूती है कि आप चाहे, जैसे सपोज अगर ये गलियां हैं, ये गलियां बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पे ये दीवार है तो दीवार पे यहाँ पे पीठ लगा के आप यहाँ चाहे तो इधर भी सुस्ता सकते हैं और इधर भी आप दीवारों पे टेक लगा करके आराम कर सकते हैं। चाहे वह एक खंडहर ही क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखते ही आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर खाने की गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान रखकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व विभाग में रखी तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। लेखक बताते हैं कि आज भी वह सौंदर्य जो है, अभी भी उसमें उसी प्रकार का सौंदर्य जो है वो विद्यमान है। जिन लोगों ने संग्रहालय में जाकर के उन चित्रों को जीवंत रूप में देखा है, उन चित्रों को जिन्होंने निहारा है बड़े ही नजदीक से, तो वह जब इस स्थान पर जाएंगे तो आप उस सौंदर्य को स्वतः आत्मसात करते हुए प्राप्त करेंगे। चाहे वह गलियों के बीच से गुजरना हो, आज भी जाइए तो आपको एहसास होगा कि वो ऐसा लगेगा कि वो जो शहर है वो जीवंत हो उठा है। आपको वो सारी चीजें उन चित्रों के आधार पर, जिन चित्रों को आपने देखा है, उन चित्रों को इससे जब मिलान करेंगे तो हूबहू आपको चीजें देखने को मिलेगी। आप महसूस कर सकते हैं जहाँ पे रसोई घर यानी जहाँ पे किचन है, वहाँ पे कैसे उस समय के लोग जो है, वहाँ की चित्रकारी किस प्रकार वहाँ पे लोग खाना इत्यादि बनाते। तो लेखक का मानना, लेखक हमें बताते हैं कि आज भी आप जा करके वहाँ की खुशबू, वहाँ भोजन बनने की जो गंध या खुशबू को महसूस कर सकते हैं। आप निहार सकते हैं कि किस प्रकार बैलगाड़ियां चलती होंगी तो रुंझुन धुन किस प्रकार सुनाई देती होगी। तो उन कहने का अभिप्राय क्या है, संग्रहालय के चित्रों के आधार पर आप जब यहाँ पर जाएंगे तो पूर्णतः आपको साम्यता देखने को मिलेगी। अभी भी वह सौंदर्य बोध वहां पर उपस्थित, आप वहां जाकर के आनंद उठा सकते हैं। तो शहर के किसी भी सुनसान मार्ग पर रखकर कान रखकर, मतलब अगर आप चाहें जहाँ एकदम सन्नाटा पसरा है, कोई नहीं हो, वहां भी कान रख करके आप जा करके वहां का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप लोग लखनऊ में विजिट किए होंगे तो भूल भुलैया में आप कभी जाइए तो, या इमामबाड़ा इत्यादि देखने जाइए तो भूल भुलैया में जब जाइए तो वहाँ पे जो गाइड लोग होते हैं, वो गाइड लोग हमें हमेशा गाइड करते हैं। तो बोलते हैं कि आप दीवार में कान लगाए तो आपको कुछ जो है आवाजें सुनाई देंगी। जो दीवारों का जो निर्माण हुआ है, उन निर्माण के लिए वो कई ऐसी चीजों का बताते हैं कि जो मतलब हम लोग के डेली लाइफ में हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन सब चीजों से जो है दीवारों का निर्माण हो सकता है। लेकिन ऐसी सारी चीजें हैं। तो उसी संदर्भ में, उसी के विषय में जब आप वहां अगर गए होंगे तो आपको ये सारी चीजें याद आ रही होंगी। लेकिन अगर नहीं गए होंगे तो कभी अगर अवसर मिले तो आप जा करके देखिए। तो बताते हैं कि अगर आप कान लगाएंगे तो आपको बैलगाड़ी के चलने की आहट, चलने की जो बैल के गले में जो घंटी होती है झुनझुन की आहट, वो आपको सुनाई दे सकती है। और अगर आपने पुरातत्व विभाग जो अजायब घर में तस्वीरें देख रखी है, तब तो आपको एकदम हूबहू प्रकट हो जाएगा वो सारा दृश्य। सच है, यहाँ के किसी आंगन की जर्जर सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जा सकती। कहने का अभिप्राय यह कि अब जो सीढ़ियां हैं, वो आंगन की जो सीढ़ियां टूट चुकी हैं। ऐसा नहीं कि सीढ़ियों से चढ़ के आप छत पर जा सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब जो सभ्यता विकसित थी, अब वहां पर स्टॉप लग चुका है। अब वहां पर सीढ़ियों से चल के आप कहीं और नहीं जा सकते। आप कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ जाती हुई अधूरी सी रह जाती है।
लेकिन उन अधूरे पायदान पर खड़े होकर ही अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार देख सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यह आंगन की जो सीढ़ियां हैं, यह आंगन की सीढ़ियां आपको कहीं और नहीं ले जाएंगी, किसी आकाश की ओर नहीं ले जाएंगी, लेकिन हाँ, उन सीढ़ियों पर चढ़ करके आप यह जरूर कह सकते हैं कि आप जिस स्थान पर हैं वह सभ्यता के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट है, भवन निर्माण कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है। आप जो है विकास या विकसित दौर की सर्वोत्कृष्ट अवस्था के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं, इसका जो स्थान है, इसका विशेषता जो है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। इसको किसी प्रकार के अलग से शब्दों की जो है इसके महत्व को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अब ये मात्र अवशेष रह गए हैं, कल्पना करिए, ये मात्र अभी अवशेष है, लेकिन अवशेष होने के बावजूद भी यह अपने सौंदर्य को बताने में, अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण है। इनको किसी अन्य प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तो वही बताते हैं लेखक, कहते हैं कि यद्यपि इनके आंगन की जो सीढ़ियां हैं वो हमें कहीं और तो नहीं ले जाएंगी, लेकिन यह आपको जरूर बताएंगे कि आज जो लोग प्लान कर रहे हैं, आज जो लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इससे पहले भारत विश्व गुरु के रूप में ये सारी चीजें जो है वो बता चुका है। ये सारी, चाहे वो भवन निर्माण कला हो, चाहे सड़कों का निर्माण कला हो, चाहे वो सौंदर्य या कलाकृतियों का निर्माण कला हो। तो जब आप उसकी सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप विकास की जो सर्वोत्कृष्ट दौर है, आप वो अपने आप को वहां प्राप्त करेंगे, उस स्थान पर अपने आप को महसूस करेंगे। तो यह बताते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आप इतिहास के पार झांक रहे हैं, सबसे पहले क्या हुआ था वो सारे विषय में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध स्तूप के विषय में पूछा जाता है कि क्या विशेषता थी और कहाँ कैसे मिला, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप बना हुआ है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक टूटे फूटे टीले पर बना था। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 2600 साल पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप का निर्माण किया गया। चबूतरों पर भिक्षुओं के कुछ कमरे भी हैं। सन 1922, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, सन 1922 में जब राखल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खुदाई करवाना चाहते थे। यहाँ की खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें अनुभूति माने उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान विद्यमान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में व्यापक स्तर पर खुदाई अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आया। कहते हैं कि जब 1922 में ये लोग आए थे विजिट करने के लिए, खुदाई करने, तो सबसे पहले बौद्ध स्तूप के विषय में पहले उन्होंने सोचा कि इस बौद्ध स्तूप की हम लोग खुदाई करें। तो उसके आज जब खुदाई प्रारंभ हुई तब उनको एहसास हुआ, तब धीरे धीरे खुदाई होती गई, तब उनको इस शहर के विषय में जो है वो एहसास हुआ। यानी ये सारी चीजें उनको दिन बाद डे बाय डे खुदाई होती गई और ये सारी चीजें वहां प्राप्त लोगों को होती गई। तो इस प्रकार राखल दास बनर्जी जो 1922 में और जॉन मार्शल साहब, तीनों लोगों ने मिलकर के यहाँ की खुदाई की और तब इनको ये सारी चीजें, ये सब अवशेष जो है वो प्राप्त हुए। तो इस सभ्यता की खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक देश में जो स्थित है, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व वैज्ञानिकों को आधार मिल गया। लेखक बताते हैं कि जो अवशेष प्राप्त हुए और जो सभ्यता प्राप्त हुई, जो भी वहाँ की समृद्धि सूचक जो भी सामान या जो भी भवन निर्माण, वास्तुकला, चित्रकला, ये सारी चीजें मिली, उस आधार पर खुदाई में प्राप्त साजो सामान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि और जो अन्य देशों की जो विशेषता है, उन विशेषताओं के समकक्ष, पहले तो लोग कथन मात्र में ऐसा कहते थे कि भारत जो है विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, तो इस पर कहने मात्र का था। लेकिन जब यह एक साक्ष्य के रूप में खुदाई के दौरान ये सारी चीजें मिलती हैं
तो उन लोगों को अपनी बात को कहने का एक प्रमाण मिल गया, यानी एक प्रकार का वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले ये लोग चबूतरे, वो बौद्ध जो स्तूप था उसकी खुदाई से प्रारंभ करते करते लोग यहाँ तक पहुंचे। तो इस प्रकार ये सभ्यता जो थी, यह जो खुदाई में जो अवशेष मिला, इसके आधार पर, साजो सामान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो भारत जो है वह इनसे भी कहीं, इन देशों के, मिस्र और इराक या अन्य कई देशों से कहीं आगे है। तो खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती हैं, उनके समकक्ष यानी उनके समान रूप से, उनके लाइन, उनकी पंक्ति में ला करके खड़ा कर दिया। तो जो लोग कहते थे कि पुरातत्व सभ्यता होने, जो कि भारत सबसे प्राचीन है, सबसे सुनियोजित, सबसे प्राचीन, सबसे उत्कृष्ट देश के रूप में जाना जाता है, इसकी संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज सबसे प्राचीन और सबसे अच्छे हैं, तो उसको एक प्रकार का वैज्ञानिक, इन तर्कों को एक प्रकार का वैज्ञानिक संबल प्राप्त हुआ। पर्यटक बंगले से चलकर एक सर्पीले पगडंडी पार करके हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। बताते हैं कि जब हम लोग यात्रा करते हुए पर्यटक बंगले, मतलब जहाँ पे घूमने जाते हैं, तो जो बंगला मतलब बंगले पर जब हम रह रहे थे, उस बंगले से जब घूमने गए तो सर्पीली पगडंडी, सर्पीली मतलब, पगडंडी मतलब होता है रास्ता, पगडंडी जहाँ पे पैदल पैदल आप चल सकते हो। तो ये इस प्रकार सर्पीली पगडंडी पर चलते हुए सबसे पहले इसी स्तूप पर, बताते हैं कि सबसे पहले हम जो बौद्ध स्तूप की बात करते, जहाँ से खुदाई प्रारंभ हुई थी, वहां पर हम जा करके पहुंचे। वहां की पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। लेखक बता, जब हमने पहली बार देखा तो हम महज निहारते रह गए। उस सौंदर्य को हम लगातार अपलक, मतलब बिना पल के झपकाए हम उसको देखते रह गए। इस नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। यह भारत का जो है, यह पुराना लैंडस्केप जो है कहा जाता है। नागर मतलब नगरीय सभ्यता का लैंडस्केप के रूप में से जाना जाता है। यह शायद सबसे रोमांचक स्थल भी है। यहाँ से लोगों के एक्साइटमेंट बढ़ी होगी, कह रही यहाँ पे और सब चीजें जो है ईशा पूर्व के निशान मिल रहे हैं, तो ये लोगों इस रंगमंच या फिर एक एक्साइटमेंट के रूप में, रोमांचक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ ना आकाश बदला है, लेखक बताते कि ना ही यहाँ आकाश बदला है न धरती, पर कितनी इतिहास, सभ्यताएं और कहानियां बदल गई हैं। बहुत सी चीजें परिवर्तन हुआ, लेकिन आकाश अभी भी उसी प्रकार है, धूप अभी भी उसी प्रकार का है, आबो हवा जो है अभी भी उसी प्रकार वहां पे विद्यमान है। लेकिन कई सभ्यताएं आई, कई सभ्यताएं गई, लेकिन जिस सभ्यता का वजूद था, जो सभ्यता थी, वह सभ्यता आज भी अपना परचम जो है वो लहरा रही है। इस दृश्य में हजारों साल पहले से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। पहले किसी भी स्थान के बारे में हमने कितना पढ़ा सुना रखा हो, तस्वीर अथवा वित्त चित्र देख रखे हो, लेकिन वास्तविक देखना तो अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जिस प्रकार यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। लेखक में बताते हैं कि जब हम लोग पर्यटक स्थल से, पर्यटक जो बंगला था उस वहां से निकलते पगडंडी से हम आके बौद्ध स्तूप, जो बौद्ध स्थान था, बौद्ध विहार वाला स्थान था, वहां जब हम लोग गए, जब बौद्ध स्तूप के पास हम लोग पहुंचे, तो उस सौंदर्य को देख करके, उस अप्रतिम सौंदर्य को देख करके हम आनंदित हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह भारत का एक लैंडस्केप के रूप में, बहुत खूबसूरत, सर्वोत्कृष्ट लैंडस्केप के रूप में से जाना जाता है। सब कुछ अभी वही है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा परिवर्तन हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो परिवर्तन का विषय है, सबसे परिवर्तन का विषय यह है कि वहाँ कई सभ्यताएं आई, कई सभ्यताएं चली गई, लेकिन यह अपनी विकास की कहानी अब भी गढ़ रहा है। और बताते हैं कि इतना खूबसूरत अवस्थाएं, हमें इतना अच्छा लगा कि हम लोग उसको अपलक निहारते रह गए। और भले ही आप कितना भी चित्रों के द्वारा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं कहानियों में इसका वर्णन मिल जाए, टीवी पर देख लीजिए, लेकिन अगर जब आप कोई चीज अपनी आंख से देखते हैं, उसका देखना और चित्रों में देखना, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं आप यात्रा करने जा रहे, उदाहरण बताते हैं कि जैसे आप कहीं मान लीजिए यात्रा करने जाए, आप अपने पैर पे चल के जाइए, मतलब आप खुद स्वतः उस चीज को देखिए, और या कोई आपको बता दिया हम गए थे 200 मील चल के गए थे, इस पे बैठे उस पे बैठे,
तो वह आनंद और या स्वतः उस जगह का आनंद, दोनों में जो अंतर होता है, उसी प्रकार अपनी आंख से देखना और चित्रों के माध्यम से देखना, दोनों में जो अंतर होता है, वही अंतर हम वहां पर देख करके अपने आप को महसूस कर रहे थे। हमें लगा कि जो चित्रों में हमने सौंदर्य देखा, उस सौंदर्य से कई गुना अधिक यह सौंदर्य देखने में मिलता है। तो यह मात्र शब्दों के द्वारा बताने से आपको एहसास नहीं होगा। जब आप चित्रों के आधार पर या पॉसिबल हो तो वहाँ पे जाकर या आप अन्य चित्रों के माध्यम से टीवी वगैरह पे इसके विषय में या गूगल वगैरह पे इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपका जो डाउट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इस प्रकार अपने सौंदर्य के वो बौद्ध जो स्तूप था उसके सौंदर्य के विषय में लेखक बताती हैं कि वो वाकई में बहुत खूबसूरत था। हम लगातार उसको देखते रहे, निहारते रहे, और जो कोई बताएगा और स्वतः देखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आज का भाग बस इतना ही। आगे इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का भाग जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग होमवर्क के रूप में जितना बताया उतना पूरा जो है पूरे जो लेख है उस लेख को आप पढ़ लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।